नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज पुनः हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्थानीय स्वायत्त शासन। और स्थानीय स्वायत्त शासन में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इसमें हम इसको ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में बांटते हैं। दो भागों में इसको हम बांटते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत नगर निकाय व्यवस्था का इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें आज की इस वीडियो में हम स्थानीय स्वायत्त शासन के थोड़ा इतिहास के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो पंचायती राज व्यवस्था है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो स्थानीय स्वायत्त शासन का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि स्थानीय स्वायत्त शासन होता क्या है। तो स्थानीय स्वायत्त शासन का अर्थ होता है कि स्थानीय स्वशासन लोगों को अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था का नाम अर्थात स्थानीय लोगों द्वारा मिलजुल कर स्थानीय समस्याओं का निदान एवं विकास हेतु बनाई गई ऐसी व्यवस्था जो संविधान व राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों के अनुरूप हो। यानी स्थानीय स्तर पर स्वशासन लोगों को अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था का नाम है। तो यानी लोगों द्वारा बनाई गई अपनी स्वयं की जो शासन व्यवस्था है उसको स्वशासन कहा जाता है और जो संविधान और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई नियम कानूनों के अनुरूप हो तो यह क्या कहलाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन कहलाता है। अगर स्थानीय स्वायत्त शासन का इतिहास देखें तो भारत क्या है, हमारा गाँवों का देश है और यहाँ पर आज भी 65% आबादी लगभग क्या है, गाँवों में निवास करती है। तो भारत की लगभग 65% जो जनसंख्या है वह गाँवों में निवास करती है और गाँव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के केंद्र में रहे हैं। तो प्राचीन काल से ही भारत में ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन का प्रचलन था। इसके बाद आधुनिक काल से संबंधित जब ये ब्रिटिश काल या जो हमारा आधुनिक काल है तो इसमें सर्वप्रथम जो स्थानीय स्वायत्त शासन है तो इसका जो प्रारंभ होता है तो यह माना जाता है 1882 से। तो 1882 में गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव लाया जाता है और इसके तहत स्थानीय सरकारी निकाय का गठन किया जाता है। तो लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव के अंतर्गत स्थानीय सरकारी निकाय का गठन किया जाता है जिसे मुकामी बोर्ड कहा जाता है, जिसे मुकामी बोर्ड के नाम से जाना जाता है। और इस प्रस्ताव में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। तो इस प्रस्ताव से आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। और जो यह प्रस्ताव था तो स्थानीय स्वशासन का इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है जो यह लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव रखा था और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो भारत में आधुनिक काल में 1882 से स्थानीय स्वशासन की स्थापना स्थानीय सरकारी निकाय के गठन कर जिसे मुकामी बोर्ड कहा जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा की जाती है। और यह जो प्रस्ताव लाया गया था तो इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसके बाद 1908 में राजकीय आयोग की एक रिपोर्ट में स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की जाती हैं। 1908 में एक राजकीय आयोग का गठन किया जाता है जो स्वायत्त शासन के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें देता है। इसके बाद 1909, 1919 और 1935 में स्वशासन व्यवस्था को अपनाते हुए स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में कई अधिकार प्रदान किए गए। इसके बाद 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था तो अधिनियम के तहत स्वायत्त शासन को एक हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया। तो 1919 के अधिनियम में विषयों को दो भागों में बांटा गया था, हस्तांतरित और आरक्षित। तो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया था स्वायत्त शासन को और जिसका नियंत्रण जनता द्वारा जो चुने गए लोकप्रिय मंत्री होते थे तो उनके हाथ में दिया गया। तो जो स्वायत्त शासन है इसको हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया था और इसी के तहत प्रांतों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो 1919 जो भारत शासन अधिनियम था तो इसके तहत प्रांतों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है जिसमें प्रांतीय स्वशासन के तहत संस्थाओं को गति देने का कार्य किया गया। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम था तो इसमें प्रांतीय स्वशासन के तहत जो संस्थाएं थी उनको अधिक अधिकार दी गई और उनको गति प्रदान की गई। इसके बाद भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को हम दो भागों में बांट सकते हैं।
ग्रामीण स्तर पर हम पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्तर पर हम इसको नगर निकाय व्यवस्था में बांट सकते हैं स्थानीय स्वायत्त शासन को। तो ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्तर पर नगर निकाय व्यवस्था। तो इसके बाद आज हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा पंचायती राज व्यवस्था जो उत्तराखंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उन सभी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही पंचायती राज व्यवस्था का जो इतिहास है थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो बलवंत राव मेहता समिति का गठन किया गया था जनवरी 1957 में, और इसको गठित करने का जो कारण था कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था। तो योजना आयोग द्वारा जनवरी 1957 में इनकी जांच हेतु कि यह जो कार्यक्रम ग्रामीण स्तर के लिए शुरू किए गए थे तो क्या ये इन्होंने सही कार्य किया है या इनमें क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए योजना आयोग द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है जनवरी 1957 में, और इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी गई 24 नवंबर 1957 में। तो जनवरी 1957 में समिति बनाई जाती है और उसके द्वारा 24 नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जाती है। और इसमें जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी तो इसमें इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी स्वायत्तता की सिफारिश की थी, और जिसे अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में ही चुना गया। तो जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं। तो जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें रहती हैं वह स्वीकार कर ली जाती हैं, और इसी के तहत बलवंत राव मेहता समिति के आधार पर ही पंचायती राज की स्थापना की जाती है। पहला राज्य है राजस्थान का नागौर। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को, काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, आपको ध्यान रखनी है कि 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की स्थापना की जाती है। प्रारंभ किया जाता है 2 अक्टूबर 1959 को, और इसको लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश 1959 में। तो 1959 में दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश। और इसके बाद अशोक मेहता समिति का गठन हुआ 12 दिसंबर 1977 में। तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 12 दिसंबर 1977, और यहाँ पर इस समय जनता पार्टी की सरकार रहती है। इस समिति ने 21 अगस्त 1978 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद हनुमंत राव समिति का गठन किया गया सितंबर 1982 में। इसके बाद जीवी के राव समिति का गठन 25 मार्च 1985। तो 25 मार्च 1985 को जीवी के राव समिति का गठन किया गया 25 मार्च 1985, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी दिसंबर 1985 में। इसके बाद 1985 में कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, और देश में किसी राज्य द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाला कर्नाटक क्या है? पहला राज्य था। तो कर्नाटक द्वारा देश में प्रथम राज्य के रूप में पंचायती राज अधिनियम को पारित किया गया 1985 में। इसके बाद जून 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन किया गया, और सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 27 नवंबर 1986 को। तो 27 नवंबर 1986 को सिंघवी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी जाती है, और इसकी जो प्रमुख सिफारिशें रहती हैं कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की। तो इसकी प्रमुख सिफारिशों में एक था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और इसी के तहत ये सिंघवी समिति के तहत ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। तो इसी के तहत 1991 ईस्वी में विधेयक लाया जाता है, जिसमें 73वां व 74वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा जाता है, और संसद द्वारा यह संयुक्त प्रवर समिति के अधीन किया जाता है। इसके बाद 1992 में दोनों विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन यह पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय व्यवस्था से संबंधित है। तो दोनों संशोधन 1992 में संसद के दोनों सदनों से पारित होते हैं। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा, और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, और 1993 से ये लागू हो जाते हैं।
तो 1993 में 73वां संविधान संशोधन यानी जो पंचायती राज अधिनियम बना तो 24 अप्रैल से यह लागू होता है। और 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय व्यवस्था या नगर निकाय अधिनियम तो ये 1 जून 1993 से लागू होता है। तो 1 जून 1993 से लागू हुआ 74वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। इसके बाद 30 मई 1994 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में इसी पंचायती राज व्यवस्था के तहत सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं। तो पंचायत चुनाव करवाने वाला देश में जो पहला राज्य रहता है पंचायती राज एक्ट के तहत तो यह रहता है मध्य प्रदेश। अब इसके बाद 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था तो संविधान में क्या क्या प्रावधान है वर्तमान में। तो 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 में अनुच्छेद 243 का से अना तक या ए से ओ तक क्या है प्रावधान 16 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं। अनुसूची 11 इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा 7वीं अनुसूची में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको राज्य सूची का विषय बनाया गया जिसमें 29 विषय शामिल हैं। और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों का गठन करने का प्रावधान है। तो यह नीति निर्देशक तत्व में है और इन्हीं ये महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं तो ये सभी किसमें हैं भारतीय संविधान में है और ये पंचायती राज जो व्यवस्था है तो इससे संबंधित है। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारा आज का मुख्य विषय है उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था। तो उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था के शुभारंभ की बात करें तो सर्वप्रथम जब उत्तराखंड का इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि कुमाऊं में जो चंद वंश के संस्थापक थे यानी सोमचंद, तो सोमचंद के द्वारा सर्वप्रथम उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद 15 अगस्त 1947 संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 क्या है लागू हो जाता है। भारत जब आज़ाद होता है तो 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम यहाँ पर लागू हो जाता है। उसके बाद 1961 ईस्वी में त्रिस्तरीय यहाँ पर व्यवस्था लागू होती है यूपी क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत, क्योंकि इस समय हमारा जो उत्तराखंड रहता है वह उत्तर प्रदेश का ही अंग रहता है। इसके बाद 1994 में यूपी पंचायत विधेयक संशोधन विधेयक के तहत लागू किया जाता है 1994 में। तो यानी जब पंचायती राज एक्ट आता है तो यूपी पंचायत विधि संशोधन विधेयक के तहत उत्तराखंड में भी लागू हो जाता है। तो राज्य बनने के बाद जब हमारा राज्य बनता है तो 2002-03 में थोड़ा बहुत परिवर्तनों के साथ पंचायती राज व्यवस्था को यथावत रखा जाता है। यानी जब राज्य बना तो 2002-03 में थोड़े बहुत इसमें परिवर्तन किए गए और पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पर जो यूपी की व्यवस्था थी उसी को। इसके बाद 12 मार्च 2008 को महिलाओं के लिए पंचायतों में जो आरक्षण था 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण की जो व्यवस्था थी उसे 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया 12 मार्च 2008 को। इसके बाद 4 अप्रैल 2016 को हमारा उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम लागू होता है। तो यानी उत्तराखंड का अपना पंचायती राज जो लागू हुआ 4 अप्रैल 2016। 4 अप्रैल 2016 को हमारा अपना पंचायती राज अधिनियम लागू होता है। इसके बाद जून 2019 में उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में 2 प्रमुख संशोधन किए जाते हैं। पहला है शैक्षणिक योग्यता का, जिसमें जनरल और ओबीसी के लिए 10th पास जो मानक रहते हैं तो उसमें जो शैक्षणिक योग्यता रहती है कि अगर कोई भी पंचायत चुनाव लड़ता है तो जो जनरल कैंडिडेट होंगे और ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो उन्हें 10th पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं और SC ST हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्ति हैं तो इनको 8वीं पास होना जरूरी है। तो इसमें 2 संशोधन किए गए। पहला शैक्षणिक योग्यता का, जिसमें जनरल ओबीसी 10th पास, वुमेन SC ST क्या है 8th पास। इसके अलावा इसमें जो दूसरा संशोधन था तो इसमें 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति ग्राम प्रधान के लिए अयोग्य हो जाएंगे। तो दूसरा इसमें संशोधन किया कि जो 2 से अधिक जिनके बच्चे हैं तो ऐसे व्यक्ति ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ग्राम प्रधान के लिए इन्होंने दूसरा जो योग्यता थी उसमें संशोधन किया। 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति ग्राम प्रधान के लिए नहीं चुने जा सकते हैं। इसके बाद ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायतों की बात करें तो वर्तमान में उत्तराखंड में ग्राम सभा है 16,793, ग्राम पंचायतें हैं 7,791 और न्याय पंचायतें हैं 670। तो ग्राम सभा 16,793, ग्राम पंचायतें 7,791 और न्याय पंचायतें हैं वर्तमान में उत्तराखंड में 670 हैं।
इसके बाद ग्राम को हम दो भागों में बांट सकते हैं गाँवों को, तो आबाद ग्राम और गैर आबाद ग्राम। इसके बाद गैर आबाद ग्राम है, तो गैर आबाद ग्रामों की संख्या है 1048। तो वर्तमान में अगर हम आबाद ग्रामों की बात करें तो इनकी संख्या है 15,745 जो आबाद ग्राम हैं। तो इसमें 7,846 ग्राम ऐसे हैं जिनमें 1 से 200 तक जनसंख्या है, और इसके अलावा 117 ऐसे गांव हैं जो 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले हैं। तो इसमें 7,846 जो आबाद ग्राम है, 15,745, तो इसमें 7,846 1 से 200 जनसंख्या वाले गांव हैं, और इसमें 117 गांव ऐसे हैं जो 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले हैं। इसके बाद ग्रामों को जो आबाद ग्राम है इनको भी दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जिसमें राजस्व ग्राम और वन ग्राम। तो राजस्व ग्राम राज्य प्रशासन के अधीन गांव राजस्व ग्राम कहलाते हैं, और वन विभाग के अधीन जो गांव रहते हैं इनको वन ग्राम या वन पंचायत कहा जाता है। तो वर्तमान में राजस्व ग्रामों की संख्या है 15,501 और वन ग्रामों की संख्या है 244। इसके बाद हम अपने पंचायती राज की बात करें तो राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, जिसमें जो सबसे पहला जो स्तर है तो यह है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत, वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या है 7,791। तो पंचायती राज की व्यवस्था की मूल इकाई कहलाती है ग्राम सभा। क्या कहलाती है? ग्राम सभा कहलाती है पंचायती राज व्यवस्था की जो मूल इकाई है। पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित इकाई कहलाती है ग्राम पंचायत। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो निर्वाचित इकाई होती है वह कहलाती है ग्राम पंचायत, और सबसे निचले स्तर की इकाई है। तो ग्राम पंचायत क्या है? यह सबसे निचले स्तर की इकाई है। ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा निर्वाचक नामावली में दर्ज जो ग्राम सभा के 18 वर्ष से अधिक जो उम्र के सदस्य होते हैं या मतदाता होते हैं, तो यह ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। या इसका जो कार्यकाल है यह स्थायी है। तो यह क्या रहती है? स्थायी रहती है। ग्राम सभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसका जो सचिव होता है वह BDO कहलाता है, ग्राम विकास अधिकारी कहलाता है। और इसका जो गठन है तो एक या एक से अधिक गांव मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं, यानी एक से अधिक गांवों से मिलकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। इसकी प्रति वर्ष जो बैठकें होती हैं तो 4 आम बैठकें इसकी होनी जरूरी हैं, और इसकी जो अध्यक्षता है वह ग्राम प्रधान करता है। इसकी जो कोरम या गणपूर्ति है तो इसमें 1/5 लोगों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। ग्राम सभा के कार्यों की बात करें तो ग्राम सभा का जो प्रमुख कार्य है ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी तथा उसका मूल्यांकन करना। तो ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? ग्राम पंचायत के जो कार्य होते हैं तो उनकी निगरानी और मूल्यांकन करना ग्राम सभा के प्रमुख कार्य हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम सभा की निर्वाचित कार्यपालिका। तो ग्राम सभा की निर्वाचित कार्यपालिका होती है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का गठन राज्य सरकार द्वारा, इसका गठन, नाम परिवर्तन आदि कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। पर्वतों में गठन हेतु जनसंख्या इसकी न्यूनतम 500 और अधिकतम है 2000। तो अगर पर्वतीय क्षेत्र में ग्राम पंचायत होगी तो न्यूनतम इसकी जो जनसंख्या होगी 500 और अधिकतम होगी 2000, और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम जनसंख्या 1000 और अधिकतम क्या है? 10,000 होती है। तो 10,000 सदस्य होने चाहिए, जिसके तहत क्या है? ग्राम पंचायतें गठन की जा सकती है। शहरी क्षेत्र में अधिकतम और न्यूनतम 1000। ग्राम पंचायत की संरचना की बात करें तो ग्राम पंचायत में प्रधान, उप प्रधान और पंचायत सदस्य आते हैं। तो ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और पंचायत सदस्य वार्ड मेंबर आते हैं। तो पंचायत सदस्य 5 से 15 के बीच होते हैं। तो यह जो ग्राम पंचायत है उसकी संरचना के आधार पर गठित किए जाते हैं 5 से 15। इसका कार्यकाल पहली बैठक से 5 साल तक इसका कार्यकाल होता है, और समय से पहले इसका विघटन किया जा सकता है। 6 माह की अवधि में चुनाव करवाना आवश्यक होता है। इसका जो निर्वाचन है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है, और ग्राम सभा के सभी वयस्क मतदाताओं के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। प्रत्येक पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। ग्राम पंचायत के कार्यों की बात करें तो ग्राम पंचायत अनुसूची 11 में वर्णित है, और गाँव का विकास करना क्या है? ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य है। इसके तहत ग्राम पंचायत द्वारा गांव की जो पेयजल समस्याएं हैं, निर्माण समस्याएं हैं, सड़क सुविधा है, रास्तों की है, तो ये सभी जो ग्राम सभा के प्रमुख जो कार्य होते हैं, छोटे बड़े कार्य होते हैं, तो इन सभी को करने का जो जिम्मा होता है या अधिकार होता है ये ग्राम पंचायत के पास होता है। इसके बाद पंचायत अभिलेख की बात करें तो
गांव के सभी जो पंचायत से संबंधित अभिलेख होते हैं ये सभी ग्राम प्रधान के पास होते हैं। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को शपथ दिलवाता है बीडीओ, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत के जितने भी पदाधिकारी होते हैं, ग्राम प्रधान, उप प्रधान और पंचायत सदस्य, सभी को बीडीओ शपथ दिलाता है। और ये अपना जो त्यागपत्र देते हैं ये डीपीआरओ को देते हैं। तो ये अपना त्यागपत्र डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को ये क्या करते हैं, अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। और इसकी जो बैठक है या प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जानी जरूरी होती है, आवश्यक होती है। इसकी जो कोरम या गणपूर्ति है तो 1/2 लोगों के हस्ताक्षर इसमें होने जरूरी होते हैं। ग्राम पंचायत सचिव की बात करें तो बीपीडीओ ग्राम पंचायत का सचिव होता है, यानी विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। और इसका जो मुख्य कार्य बजट तैयार करवाना, बैठक आहूत करना आदि क्या होते हैं, इसके प्रमुख कार्य होते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा कार्य करने हेतु 6 समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन एवं जैव प्रबंधन समिति और निर्माण समिति। तो ये प्रमुख समितियां क्या होती हैं, ग्राम पंचायत की समितियां होती हैं। इसके अलावा इसमें 2 उप समितियां और भी होती हैं और इन्हीं के माध्यम से जो ग्राम पंचायत है वो अपना कार्य करती हैं। सीटों के आरक्षण की बात करें तो 12 मार्च 2008 को महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% सीटें आरक्षित की गई। तो मार्च 2008 में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु आयोग की स्थापना करता है। तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाती है राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष। और इनको अगर पदमुक्त जो पदाधिकारी हैं उनको पदमुक्त करने की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जा सकता है। प्रधान की बात करें तो ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं तो उसमें 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसके बाद मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ को भेजा जाता है और सीडीओ द्वारा प्रधान को 14 दिन पूर्व क्या है, सूचना देनी अनिवार्य होती है। तो 14 दिन पहले ग्राम प्रधान को सूचना दी जाती है और उसके बाद फिर गांव में बैठक का आयोजन किया जाता है। अगर बैठक 1/2 बहुमत से प्रस्ताव या पारित हो जाता है तो गांव के जितने भी परिवार हैं उसमें 1/2 जो परिवार हैं वह बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो ग्राम प्रधान को पद छोड़ना पड़ता है, तो पद का त्याग करना पड़ता है ग्राम प्रधान को। इसके बाद उप प्रधान की बात करें तो उप प्रधान को पद से हटाने के लिए उपरोक्त प्रस्ताव के तहत, यानी प्रस्ताव इसी प्रकार का होता है, लेकिन जब बैठक होती है तो 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होने के बाद ही उप प्रधान को भी पद त्यागना होगा। इसके बाद न्याय पंचायतें। तो ग्राम पंचायत की न्यायपालिका, तो ग्राम पंचायत की न्यायपालिका न्याय पंचायतें होती हैं। इनका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर न्याय दिलवाना होता है। 12 अप्रैल 2007 को न्याय पंचायतों की स्थापना, तो 12 अप्रैल 2007 से न्याय पंचायतों की स्थापना की गई। और इसमें न्यायपीठ न्यूनतम 2 न्यायपीठ हो सकती हैं और अधिकतम 5 हो सकती हैं। तो एक न्यायपीठ में अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो 5 सदस्य हो सकते हैं और कुल न्यायपीठ में कुल 10 सदस्य और अधिकतम 25 सदस्य हो सकते हैं पूरी न्यायपीठ में। इसका जो मुखिया होता है वह सरपंच कहलाता है। और यह जो न्याय पंचायत होती है तो यह 500 रुपये तक के मामलों में इसको सुनवाई का अधिकार होता है। इसके अलावा फौजदारी के जो छोटे मामले होते हैं उसमें दंड देने का अधिकार भी न्याय पंचायत को होता है और 100 रुपये तक का यह जुर्माना कर सकती है, लेकिन जेल नहीं। तो 100 रुपये तक का यह जुर्माना लगा सकती है और या जेल नहीं भेज सकती है। फौजदारी के छोटे मामलों में इसको दंड देने का अधिकार होता है और 500 रुपये तक के मामलों की यह सुनवाई करती है। इसके बाद दूसरा, राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो दूसरा स्तर है तो यह है क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो यह क्या है, एक मध्य स्तरीय निकाय है। तो मध्य स्तरीय निकाय है क्षेत्र पंचायत और यह जिला व ग्राम के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं, इन दोनों को जोड़ने का, कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। तो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच क्षेत्र पंचायत। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और इसके सदस्य क्या होते हैं, इसकी संरचना या गठन में होते हैं। और जो ऊपर के प्रमुख और उप प्रमुख हैं या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और इसके जो सदस्य होते हैं क्षेत्र पंचायत के
वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की बात करें तो इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है और इनकी संख्या 20 से 40 के बीच होती है। तो इसमें जो न्यूनतम जो इनकी संख्या होती है किसी क्षेत्र पंचायत में, तो 20 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम क्या हो सकते हैं, 40 सदस्य इसके हो सकते हैं। इनके निर्वाचन की बात करें तो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्यों का चुनाव है या वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बाकी जो ऊपर प्रमुख और उप प्रमुख हैं तो या जो निर्वाचित जो सदस्य रहते हैं तो इनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके पदेन सदस्यों की बात करें तो सभी ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। विधायक, क्षेत्रीय विधायक क्या है, इसके पदेन सदस्य होते हैं। सांसद, लोकसभा और राज्यसभा जो सांसद रहते हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं। और इस विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जिला पंचायत सदस्य को रखा जाता है। तो जिला पंचायत सदस्य क्या होता है, इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य होता है जिसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। बाकी जो पदेन सदस्य हैं, ग्राम प्रधान, विधायक, लोकसभा और राज्यसभा सांसद, तो यह पदेन सदस्य बैठक में भाग लेने, प्रस्ताव पर मत देने के अधिकारी होते हैं। केवल जब अविश्वास प्रस्ताव पर ये क्या है, मत नहीं दे सकते हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित हो तो ये उस पर अपना मत नहीं दे सकते हैं। क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है या खंड विकास अधिकारी BDO कहलाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इनके कार्यकाल की बात करें तो क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष और इससे पहले भी इसे विघटित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो 2/3 बहुमत से पारित होने पर अविश्वास प्रस्ताव से जो इसके पदाधिकारी हैं, प्रमुख, उप प्रमुख और जो सदस्य हैं क्षेत्र पंचायत के, तो उनको हटाया जा सकता है। कार्य संचालन की बात करें तो ग्राम पंचायत की तरह उपरोक्त इसमें 6 समितियां होती हैं और 2 उप समितियों के माध्यम से यह अपना कार्य संचालित करती है। उन्हीं की समितियों के माध्यम से अपना कार्यकाज या कामकाज चलाती है। इसके बाद त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो अंतिम या शीर्ष निकाय है यह है जिला पंचायत। तो पंचायती राज व्यवस्था का यह शीर्ष निकाय है जिला पंचायत। इसकी संरचना की बात करें, इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं। तो इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और सदस्य क्या होते हैं, इसकी संरचना या गठन में होते हैं। इनका जो चुनाव या निर्वाचन होता है जिला पंचायत सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो जैसे क्षेत्र पंचायत में होता है, जो जिला पंचायत के जो सदस्य रहते हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और बाकी जो पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो इनका चुनाव जो निर्वाचित सदस्य रहते हैं तो ये अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इससे पहले भी इसका विघटन किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो जो पदाधिकारी हैं उनको हटाया जा सकता है। इसके पदेन सदस्य जिले के सभी प्रमुख, सांसद, विधायक क्या होते हैं, इसके पदेन सदस्य होते हैं और सभी कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं, मत दे सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दे सकते हैं। इसका जो जिला पंचायत का सचिव होता है या मुख्य विकास अधिकारी यानी CDO कहलाता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। और इसके गणपूर्ति 1/3 सदस्य क्या है, किसी भी बैठक में उपस्थित होने चाहिए, तभी बैठक शुरू हो पाती है। इसकी जो बैठकें हैं वो 3 माह में एक बार होनी आवश्यक होती है कि 3 माह में एक बार बैठक जरूर होनी चाहिए। इसके कार्य संचालन की बात करें तो उपरोक्त 6 समितियां जिस प्रकार से ग्राम में हमने देखी थी, क्षेत्र पंचायत में जो समितियां बनाई जाती हैं तो इसी प्रकार की इसकी भी समितियां होती हैं और 2 उप समितियों के माध्यम से ये अपना जो कामकाज है तो यह चलाती है। इसके बाद पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करें तो 243 से इसमें ग्राम सभा का गठन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे कई बार प्रश्न बन चुके हैं और आगे भी बनने की संभावना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 243A या 243 का में ग्राम सभा का गठन है, 243C में पंचायतों का गठन है, 243C पंचायतों का गठन, 243D सीटों का आरक्षण। तो पंचायत में जो सीटों का आरक्षण है तो यह 243D में रखा गया है। इसके बाद 243A पंचायतों का कार्यकाल। तो पंचायतों का कार्यकाल है 243E में। 243G में पंचायत की शक्तियाँ और उसके अधिकार हैं 243G में। इसके बाद 243I में राज्य वित्त आयोग का गठन है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया। 243I में क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन है और 243K में क्या है, पंचायतों का चुनाव है।
तो 243 के ये भी पूछा जा चुका है कि पंचायतों का बताइए कि पंचायतों को चुनाव किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो 243 के अंतर्गत क्या किया जाता है, पंचायतों का चुनाव किया जाता है। 243 आई के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन है। तो ये महत्वपूर्ण पंचायतों से संबंधित ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये था हमारी पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा नगर निकाय है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।